ये आकाशवाणी है। पहचाना आपने मैं कौन हूं? आज की दुनिया में जब आपके आसपास मनोरंजन के इतने साधन हैं, आपके घर के किसी कोने में पड़ा होऊंगा। आज की पीढ़ी मेरे असली रूप में मुझे पहचानती तक नहीं। मैं आकाशवाणी हूं और आज आप सुनने जा रहे हैं भारत में मेरे वजूद की पूरी कहानी। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है, आपका पुराना साथी रेडियो सिलोन। बहनों और भाइयों, आइए जल्दी से आ जाइए अपने रेडियो के पास। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। ये आकाशवाणी है। This is All India Radio. ये करते हैं बस थोड़ी ही देर बाद। ये आकाशवाणी है। बीसवीं सदी में मैं हिंदुस्तान के अब तक के सबसे लंबे इतिहास का गवाह रहा हूं और हर दौर में आपके और इतिहास के बीच अहम कड़ी रहा हूं। आपसे पहले की पीढ़ियां, आपके पिताजी, आपकी मां, आपके दादा दादी मेरी ही बजाय धुनों पर गुनगुनाया करते थे। वो भी क्या दिन थे जब आप मुझे हमेशा अपने दिल से लगाए रहते थे। और साहब, अब आने वाला है इस वर्ष का टॉप हिट गीत, जिसने इस साल की लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और शरारत की एक खलबली सी मचा दी है। कभी फिल्मी गाने तो कभी खबरें। ये आकाशवाणी है। अब आप समाचार सुनिए। कभी देश दुनिया की हालात की बात तो कभी समाज और संस्कृति पर आधारित नाटक। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। पिछली पीढ़ियों ने मेरी ही सुनी सुनाई खबरों पर सबसे ज्यादा यकीन किया। बात क्रिकेट की हो या फिल्मों की, रेडियो के बिना तब किसी का कोई वजूद नहीं था। रेडियो का जो महत्व है वो ये है कि एक बहुत लीस्ट कॉस्ट, मतलब बहुत कम पैसे में एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक बहुत बड़े जन समुदाय को उनसे बात की जा सकती है, उनका मनोरंजन किया जा सकता है, उनके साथ में संवाद किया जा सकता है। मेरा खुद का इतिहास भी उतना ही गौरवशाली रहा है जितना कि आज के नए रूप में मेरा वर्तमान है। मैं आज देश में 277 चैनल के जरिए 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता हूं। आकाशवाणी की पहुंच देश के 92% क्षेत्र और कुल जनसंख्या के 99.18% तक है। दुनिया के 25 देशों तक भी मेरी सीधी पहुंच है। ऑल इंडिया रेडियो बनने के बाद में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इस बात की कि इतना बड़ा देश जिसमें इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी संस्कृतियां, सब कल्चर, सब कुछ है, इतनी भाषाएं हैं, इन भाषाओं के बीच में भी कई बोलियां हैं। लोग एक दूसरे को नहीं समझ सकते थे। हिंदी का इतना प्रचार नहीं था, अंग्रेजी तो कितने लोग जानते थे, बहुत ही कम। तो इन लोगों के बीच में आपस में संवाद का एक जरिया ये आकाशवाणी बना। हालांकि 8 जून 1936 को पहली बार मुझे पहचान मिली और मैं ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना गया। ये वो दौर था जब देश गुलाम था और आजादी की लड़ाई जारी थी। आजादी के वक्त मेरी पहुंच सिर्फ 11% लोगों तक थी, लेकिन आज आकाशवाणी 99% लोगों तक अपनी पहुंच रखता है। 1936 से लेकर आज तक मैंने देश और दुनिया के हर रूप को देखा है। मैंने दूसरा विश्व युद्ध देखा और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को सुनाया।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 से शुरू हुई आजादी की आखिरी लड़ाई। बापू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और मैंने वो खबरें भी देश के सामने रखी। उस वक्त मतलब ये एक ऑल इंडिया रेडियो की जिम्मेदारी बना दी गई थी बाय गवर्नमेंट ऑर्डर कि जितने भले ही एक बात थी कि ये जितने भी लोग आजादी के आंदोलन में हमारे नेता सरकार के खिलाफ थे, लेकिन किसी एक समझदार आदमी ने सरकार के एक डिसीजन उस वक्त भी लिया कि भाई इतिहास के लिए ये क्या बोला जा रहा है इसको दर्ज करके रखो। इसलिए जितने भी बड़े नेताओं के भाषण थे वो सारे के सारे ऑल इंडिया रेडियो मतलब जहां तक होता था रिकॉर्ड करता था। वक्त बदला। 1947 में भारत आजाद हुआ। हमने देश की आजादी के इतिहास को बनते हुए पूरे देश और दुनिया को सुनाया। जब देश के पहले प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त की आधी रात को देश के नाम ऐतिहासिक संबोधन किया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत की आजादी का जश्न एक दिन चला, लेकिन बंटवारे का दर्द आने वाली पीढ़ियों तक ने भुगता। लेकिन खुद बंटवारे पर गांधी जी ने क्या सोचा और बंटवारे को रचने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की सोच क्या थी, मैंने सब सुनाया। अगर पाकिस्तान के लोग सचमुच इस तरह से पाक बन जाए, दिल साफ हो जाए, दिल में एक और कहना दूसरा और करना तीसरा, उसमें से तो पाकिस्तान को तो बहुत ख्याल हो जाता है। लेकिन अगर वो बदल जाए और शक्ल बदले तो वो तो अपना बिल्कुल साफ कर दिया हो, यहाँ शक्ल में रहता है, खुदा बिराजता है। ऐसा करने तो कह सकते हैं कि जन्नत बाहर नहीं पड़ा है, जन्नत तो यहाँ है। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता और हौसले बुलंद है। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान के निर्माता अंबेडकर का सपना साकार हुआ। Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. भारत का लोकतंत्र और मजबूत हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा जन गण मन आधारित तौर पर राष्ट्रगान बना। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। ये आकाशवाणी है। पहली बार 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहला मंत्रिमंडल बना और मैं बदलते हिंदुस्तान का
गवाह बना। मैंने सब देखा और आपको सब कुछ सुनाया। हॉकी के मैदान में भारत का वो स्वर्णिम दौर जो फिर कभी लौटकर नहीं आया। सिनेमा और संगीत के माध्यम से परवान चढ़ती भारत की उम्मीदें। उस वक्त रेडियो सिलोन भारतीय संगीत का सबसे बड़ा माध्यम हो चुका था। आपका पुराना साथी रेडियो सिलोन। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। आकाशवाणी ने 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती की स्थापना की, जिसका सबसे बड़ा मकसद ही देश की जनता को देसी मनोरंजन देना था। 20वीं सदी का ये छठा दशक मनोरंजन के लिए और जानकारी के लिए पूरी तरह रेडियो पर भरोसा करता था। सुबह होती ही आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून की धुन हर उस चुनिंदा घर से आने लगती थी जिनके पास रेडियो था। ये धुन मशहूर संगीतकार वीएन जोग ने बनाई थी। इस धुन में ब्रह्मांड में गूंजते ओंकार नाद का सा स्वर है। सुनिए एक बार फिर। देश संगीत सुन रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। भारत के पड़ोसी देश चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। चीन के इस अचानक हमले ने पूरे देश को जैसे थर्रा दिया। जवाहरलाल रेडियो पर आए। There are not many instances in history where one country, that is India, has gone out of her way to be friendly and cooperative with the Chinese government and people, and then for the Chinese government to return evil for good and even go to the extent of committing aggression and invade our sacred land. I invite all of you, to whatever religion or party or group you may belong, to be comrades in this great struggle that has been forced upon us. I have full faith in our people and in the cause and in the future of our country. Jai Hind. 1964 में नेहरू की मौत हो गई। As the news spread, the very heart of India seemed to break. The grieving citizens of Delhi gathered at his house for a last glimpse of their beloved leader. देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, और इसी के बाद 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया। भारत ने ये जंग जीती और दोनों देशों के बीच रूस के ताशकंद में समझौता भी हुआ। ताशकंद के समझौते के दौरान ही संदिग्ध हालत में लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई। देश की सत्ता की कमान जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के हाथों में आई, और एक बार फिर इंदिरा गांधी के सामने पाकिस्तान की ओर से आई चुनौती, जब 1971 में पाकिस्तान उसके पूर्वी हिस्से में मचे हाहाकार को मुद्दा बनाकर भारत पर हमला बोल दिया। भारत जीता और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया और नया देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ और 1975 में आर्यभट्ट के नाम से अंतरिक्ष में पहला सैटेलाइट भेजा गया। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की यह पहली बड़ी उपलब्धि थी। उन्नीस 1975 आते आते हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पूरे देश में इंदिरा गांधी के विरोध में लहर चल पड़ी थी और इस आग को बढ़ा रही थी 70 साल के एक बुजुर्ग गांधीवादी की आवाज, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आवाज।
हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो, जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी ज़मीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज़ मत मानो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में। इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 की आधी रात को पूरे देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया और इस खबर को पहुंचाने का माध्यम बनाया गया मुझे ऑल इंडिया रेडियो पर। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस शांति को हमें बनाए रखना है और हमको ये समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होते हैं जिनको पार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो नेतागण गिरफ्तार हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और आराम से रखने की पूरी कोशिश है। अब अगर आप सरकार के पार्ट हैं तो सरकार अपनी बात तो कहेगी, ये तो लाजमी बात थी, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया रेडियो में एक प्रोफेशनलिज्म था जो कि बैलेंस करता था कई चीजों को। ये नहीं हो सकता था कि इमरजेंसी के खिलाफ जो भी कहा जा रहा है उसको धड़ल्ले से प्रसारित किया जाए, ये नहीं हो सकता था। लेकिन ये भी नहीं था कि उसको बिल्कुल उसका कोई उच्चार न हो, ये भी नहीं हो सकता था। सरकार अपनी बात कहती थी और सरकार की बात को अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा था, क्योंकि हम सरकार के पार्ट थे। यही वो दौर था जब देश में टेलीविजन ने भी तेजी से अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए थे। रेडियो पर खतरा आने लगा था। टीवी जो है वो जरा लाडला मीडियम हो गया, क्योंकि आप देख सकते थे एशियाड में तो कलर भी आ गया था। साठे साहब ने तो जबरदस्ती, सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये डिगट्स, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत पिछड़ नहीं सकता इन मामलों में। अगर पिछड़ता तो क्या होता? अगर हम टेक्नोलॉजी के एडवांसेस के साथ में अपने को साथ में नहीं चलते, मतलब तो फिर तो हम पिछड़ जाते हैं। टीवी के बावजूद आम लोगों के लिए 1980 का दशक भी रेडियो का दशक रहा। 1983 में भारत ने क्रिकेट का विश्व कप जीता। लोगों तक उसे पहुंचाने का माध्यम ज्यादातर रेडियो ही रहा। क्रिकेट को इस तरह से पॉपुलर करने में रेडियो का ही श्रेय रहा है। हमें याद है कि हम बच्चे थे तो रेडियो की जब टेस्ट की कमेंट्री होती थी तो हम कईयों के हमारे घर में तो न बिजली थी न रेडियो था, हम दूसरों के घर में जाकर के कमेंट्री सुना करते थे। 90 के दशक में रेडियो ने रूप बदला। विविध भारती के अलावा अब हमारे पास FM भी आ गया, यानी मनोरंजन का ज्यादा विकल्प। ये खिलाड़ी कभी बूढ़े नहीं होते, ये खिलाड़ी हर एक साल और जवान हो जाते हैं। अब जैसे रेडियो को भी देखें, जिस तरह से शुरुआत हुई थी, इस तरह के इक्विपमेंट थे। ये एक स्टूडियो जहाँ पे आपको एक कंसोल दिख रहा है, एक कंप्यूटर दिख रहा है। तब रेडियो स्टूडियोज में इतने इक्विपमेंट थे कि एक प्रेजेंटर के लिए माइक के सामने बैठना इम्पॉसिबल चीज हुआ करती थी। एक चीज संभालनी होती थी, दूसरी चीज संभालनी होती थी, एक बहुत लॉन्ग जर्नी। लेकिन जैसे मैंने बोला, हर साल रेडियो जो है वो यंग होता जा रहा है। कि आप एक आदमी यहाँ बैठता है, रहता है, गुड़गांव में नौकरी करता है, नोएडा में नौकरी करता है, तो घंटे घंटे तो उसको गाड़ी से जाना ही पड़ता है। तो उसका साथी कौन होता है? रेडियो ही तो होता है। इसलिए रेडियो का एक मीडियम ऐसा मीडियम है जो कभी भी पिछड़ेगा नहीं या मरेगा नहीं। आज के दौर में लोग खबरें और मनोरंजन का सामान रेडियो की बजाय टीवी और इंटरनेट पर ढूंढने लगे हैं। लेकिन बदलते दौर में रेडियो ने भी अपना रूप बदला है और FM के तौर पर अपने वजूद को बनाए हुए है। रेडियो जो है नया मीडियम है। अभी हालांकि 77 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसको बहुत इवॉल्व होना है।
तो यस, वो जो पहले वाला रेडियो था जहाँ पर आप चिट्ठी पढ़ते थे या जहाँ पर हमारे दादा दादी ज्यादा रिलेट करते थे, उससे बदलेगा क्योंकि हर मीडियम इवॉल्व होता है। तो आई एम श्योर दिस विल, लेकिन बेहतर के लिए बदलेगा। हर साल रेडियो जो है वो यंग होता चला जा रहा है। बात ये है कि हम कितने भी हम पे उम्र चढ़ जाए, लेकिन दिल हमेशा जो है उसको बोलते हैं जवानी की तरफ ही जाता है। इसलिए तो वी ऑलवेज स्टे यंग। अगर जरूरतें बदल रही हैं तो हम भी बदल रहे हैं, क्योंकि हम आपकी जरूरत कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये आकाशवाणी है।